Hello and welcome to my channel again. Let's start the episode number 271. जब आदित्य उठकर अपना पहला कॉल अटेंड करने गया था तब मृणाली बहुत हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य ऐसी कौन सी बात करना चाहता है जिसे वो अंजलि और उसके सामने नहीं कर सकता। उसे उसके चेहरे पर चिंता तो दिख रही थी लेकिन वो फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहती थी। फिर जब उसने ये सुना था कि वो वजीर का फोन है तो उसे चिंता कम हो गई थी और वो अपनी बातों में लगी हुई थी। भले ही वो अंजलि से बात कर रही थी लेकिन पलट पलट कर वो एक दो बार आदित्य को भी देख रही थी। उसे जब वो थोड़ा रिलैक्स लग रहा था तो उसे लगा था कि शायद सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। पर फिर जब उसका फोन दूसरी बार बजा तब मृणाली को समझ नहीं आया कि अब किसका फोन आया है। उसने पलटकर आदित्य की तरफ जब देखा तो उसे दिख रहा था कि फोन उठाने के पहले आदित्य के हाथ कांप रहे थे और उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे दूर से ही वो घबराहट नजर आ रही थी और इससे पहले कि वो फोन उठाता वो पलटकर पहाड़ों की तरफ देखने लग गया, जिससे मृणाली को दिखा नहीं कि वो क्या बात कर रहा है। लेकिन अगले ही पल जब उसने थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाकर कुछ कहा तो सबकी नजरें उसकी तरफ हो गईं। वो बॉडीगार्ड भी आदित्य को देख रहे थे और अंजलि भी उसे ही देख रही थी। तब मृणाली को समझ आ गया था कि शायद आदित्य जिस बात के लिए डर रहा था वो हो चुकी है और उसे अब उसका साथ देना ही पड़ेगा। यही बात सोचकर वो खड़ी हुई थी और उसने जाकर जब आदित्य को छुआ तो आदित्य ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिर रहे थे और वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने आदित्य को शायद आज पहली बार ऐसे रोता हुआ देखा था, जहां पर वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई बच्चा है जो अपनी मां के लिए तड़प रहा है। उसकी आंखों में वो जादू नहीं था और ना ही कोई ऐसी बात थी जो इस बात का इशारा दे रही थी कि आदित्य बहुत स्ट्रांग है या फिर किसी चीज को टैकल कर सकता है। उसे समझ आ रहा था कि आदित्य पूरी तरह हार चुका है और उसे किसी भी हालत में आदित्य का साथ देना पड़ेगा। यही बात सोचकर उसने उसे गले लगा लिया और आदित्य फिर उसके कंधे पर सिर रखकर वैसे ही रोता रहा। अंजलि और उसकी बॉडीगार्ड इस सीन को देखकर बहुत हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ना तो किसी ने कुछ कहा और ना ही किसी ने कुछ किया। तब आदित्य बस वैसे ही रो रहा था और फिर वैसे ही सिसकती हुई आवाज में उसने कहा, सब कुछ खत्म हो गया मृणाली, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कितनी भी कोशिश कर ली, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने परिवार को नहीं बचा पाया मृणाली, किसी को नहीं बचा पाया। मेरा इस जिंदगी में आना ही सबसे बेकार चीज थी। मैं एक बार फिर से उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे मर जाना चाहिए। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। मैं पूरी तरह से हार गया हूँ और ऐसा लग रहा है कि अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं हार मान चुका हूँ और मैं अब ज्यादा नहीं जीना चाहता। जब आदित्य ने अपनी ये बात मृणाली के कानों में कही तो उसे समझ में आ रहा था कि वो कितना दुख में है और वो कैसी कैसी बातें कर रहा है। उसे उसका दुख जैसे अपने अंदर फील हो रहा था और अपना दिल टूटा हुआ समझ आ रहा था। उसे पता था कि ये दुख वैसा ही है जैसे उसे हुआ था जब उसे पता चला था कि उसकी मां जिंदा नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ऐसी बातें क्यों बोल रहा है। और यही बात सोचकर उसने आदित्य से पूछा, आदित्य एटलीस्ट हुआ क्या है, तुम मुझे ये तो बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब कुछ और कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं है मृणाली, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पास अभी उसी आदमी का फोन आया था जिसका पिछली जिंदगी में आया था। उसका कहना है कि वो अभी भी मेरे परिवार की कंपनी के बाहर खड़ा है और उन पर अटैक करने के लिए तैयार है। मैंने वजीर से इस बारे में कह दिया है कि वो पापा और दादाजी को लेकर वहां से निकल जाए, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है कि शायद मैंने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मुझे मरना ही होगा। आदित्य इतना कहकर फिर से फूट फूट कर रोने लगा और मृणाली से चिपक कर बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता था। मृणाली को समझ आ रहा था कि अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और उसे स्ट्रांग रहना पड़ेगा। यही बात सोचकर उसने उससे कहा, आदित्य तुम बच्चों जैसी हरकतें मत करो। अभी तुम्हारे पास फोन आया और तुमने वजीर से बोल दिया है। तुम भरोसा रखो, वो सब कुछ सही कर देगा, लेकिन तुम थोड़ा स्ट्रांग रहो। अगर तुम ठंडे दिमाग से काम लोगे तो हम चीजों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे और जल्दी से घर पहुंच पाएंगे। एक बार हम घर पहुंच गए तो फिर कोई इशू ही नहीं रहेगा, लेकिन तुम अपने आप को थोड़ा सा तो कंट्रोल करो। पिछली बार इसी कारण की वजह से तुम्हें ब्लैकआउट हो गया था और तुमने मुझे भी खो दिया था, लेकिन इस बार देखो, अगर तुम स्टेबल रहोगे तो सारी चीजें बचा पाओगे, मुझे बचा पाओगे। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लो, बाकी हम अभी चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगी, बस तुम अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखो। जब मृणाली ने अपनी ये बात कही तब आदित्य वैसे ही रो रहा था, लेकिन अगले ही पल जैसे उसने रोना बंद कर दिया
और मृणाली को अब वो ठीक होता हुआ महसूस हो रहा था। फिर वो उससे अलग हुआ और उसने उसकी आंखों में देखा। मृणाली को अब वहां पर आंसू बाहर निकलते हुए नहीं दिख रहे थे, लेकिन यह समझ में आ रहा था कि आदित्य अभी भी दुख में घिरा हुआ है। पर तब आदित्य को यही समझ आ रहा था कि शायद मृणाली ने सही कहा है। अगर वो चीजों को लेकर ओवर रिएक्ट करेगा तो दिक्कत उसे ही आएगी, जैसे पिछली जिंदगी में आई थी, और उसे थोड़ा सा काम रहना पड़ेगा। अभी वो लोग उसके घर नहीं पहुंचे और ना ही वो उन पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन उसे इस तरह से एक्शन लेना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं बिगड़े। यही बात सोचकर उसने अपनी आंखों में से आंसू पोंछे और फिर वो मृणाली से दूर होकर अंजलि की तरफ जाने लगा। जब मृणाली ने उसे देखा तो वो समझ नहीं पाई कि आदित्य क्या कर रहा है, लेकिन तभी आदित्य उसके पास गया और वहां पर जाकर उसने उससे कहा, आई एम सॉरी अंजलि जी कि मुझे इस मीटिंग को यहीं पर फिनिश करना पड़ रहा है और आपको ये तमाशा देखना पड़ रहा है, लेकिन दरअसल मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है और मुझे किसी भी कीमत पर अभी के अभी यहाँ से फ्लाइट पकड़कर गोरखपुर जाना होगा। मुझे पता है कि मैं जो अब कहने वाला हूँ वो बहुत बड़ी बात है और मुझे पहली मीटिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अगर आपके पास ऐसा कोई भी तरीका है कि आप मेरी फ्लाइट की टिकट अभी बुक करवा सकती हैं या फिर किसी भी तरीके से मेरी मदद कर सकती हैं तो प्लीज कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं और आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। प्लीज जस्ट हेल्प मी। आदित्य इतना कहकर अंजलि के सामने हाथ जोड़ने लगा, जो उसे बहुत ही कंफ्यूजन के साथ में देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उसे उसकी बात पर विश्वास था कि जरूर कुछ ऐसी इमरजेंसी होगी जो उसे ऐसा रिएक्ट करने पर मजबूर कर रही है। तब उसने आदित्य से कहा, ओके आदित्य, तुम चिंता मत करो, मेरा चार्टर्ड प्लेन यहीं पर खड़ा हुआ है, तो तुम उसे लेकर गोरखपुर चले जाओ। आई नो कि मुझे अमेरिका जाने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन आई कैन एडजस्ट। तुम अभी के अभी यहाँ से जल्दी से चले जाओ और जब सारी चीजें सही हो जाएं तो तुम मेरा प्लेन वापस भेज देना एंड वी विल टॉक आफ्टर दैट। अंजलि ने इतना कहकर अपने पीछे खड़े हुए एक सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा किया, जो उसकी तरफ आया। फिर उसने उसे चार्टर्ड प्लेन में आदित्य और मृणाली को बैठाने का कह दिया और उसके बाद वो गार्ड उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। आदित्य ने अभी भी अपने हाथ जोड़ रखे थे और उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो किसी तरह अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था। यही चीज जब मृणाली ने देखी तो वो अंजलि के पास आई और उसने उससे कहा, थैंक यू सो मच अंजलि फॉर हेल्पिंग अस। इस एहसान की कीमत मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। थैंक यू सो मच। ऐसी बातें मत करो मृणाली, जो होना है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तुम अभी जल्दी से जाओ और फ्लाइट पकड़ो, अंजलि ने कहा, जिसकी बात सुनकर मृणाली ने गर्दन हिलाई और फिर वो आदित्य और उस गार्ड के साथ वहां से बाहर निकल गई। वो दोनों वहां से जल्दी से बाहर निकले और उसके बाद उस गार्ड ने उन्हें अंजलि की गाड़ी में बैठाया। अंजलि की गाड़ी में बैठते ही आदित्य का दिल जैसे बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। वो अपने आप को ठंडा रखना चाह रहा था, लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उसे एक बार फिर से ऐसा ही फील हो रहा था कि जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, पर वो बस आंखें बंद करके वहां बैठा हुआ था और उम्मीद कर रहा था कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाए। मृणाली उसका हाथ पकड़कर बैठी थी, क्योंकि वो कुछ कर तो नहीं सकती थी, पर उसे पता था कि अगर वो आदित्य के साथ रहेगी तो वो शायद उसे थोड़ा अच्छा फील होगा। वो दोनों अपने मन में यही बातें सोच रहे थे और थोड़ी ही देर में वो शहर के बाहर पहुंच गए, जहां पर अंजलि का चार्टर्ड प्लेन खड़ा हुआ था। फिर वो दोनों उसमें जल्दी से बैठ गए और पायलट ने उसे उड़ा दिया। जब आदित्य प्लेन में बैठा था और खिड़की के बाहर देख रहा था तो चिंता ने अभी भी उसे घेर रखा था। वो किसी चीज पर स्टेबल नहीं सोच पा रहा था, बस ये प्रार्थना कर रहा था कि उसके परिवार को कुछ नहीं हो। उसे पता था कि उसे घर पहुंचने में थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन बस वो इस चीज की उम्मीद कर रहा था कि उसके परिवार को कुछ नहीं हो और अगर इस बार उसे मौका मिले तो वो अपना बदला जरूर ले पाए। ये बातें सोचने के बावजूद भी उसे कहीं न कहीं इस चीज का डर था कि शायद वो पहुंचने में लेट हो जाएगा और अपने परिवार को खो देगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो फिर से एक बार इस कंडीशन में फंस गया है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे पता था कि वो चीजों को अब मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि जिस चीज को खत्म करने के लिए उसने उस 10,000 साल के सफर को शुरू किया था वो अब उसके साथ होने वाली है और शायद उसे ये मौका फिर से कभी भी नहीं मिल पाएगा। Thanks for hearing.